20 साल लंबा सपना, एक और सपना था जिसने मेरी उठती जवानी को अपने धागों में लिपटा लिया। हर तीसरी या चौथी रात देखती थी कोई 2 मंजिला मकान है, वो बिल्कुल अकेला, आसपास कोई बस्ती नहीं, चारों ओर जंगल है। और जहाँ वो मकान है उसके एक तरफ नदी बहती है और नदी की ओर उस मकान की दूसरी मंजिल की एक खिड़की खुलती है, जहाँ कोई खड़ा खिड़की के बाहर जंगल के पेड़ों व नदी को देख रहा है। मुझे सिर्फ उसकी पीठ दिखाई देती है और सिर्फ इतना कि गर्म चादर उसके कंधों पर लिपटी होती थी, या कभी वो खिड़की के पास में लगी मेज़ पर रखी किसी कैनवास को पेंट कर रहा होता था। उस हालात में भी मुझे सिर्फ उसका दायां कंधा दिखाई देता था, दाईं बाह और चेहरे का थोड़ा सा हिस्सा, जिससे कोई पहचान नहीं होती थी कि वो कौन है। न कभी ये पता चलता था कि वो हर तीसरी चौथी रात मुझे क्यों दिखाई देता था, और इस सपने का कोई भी रहस्य मेरी पकड़ में नहीं आता था। साहिर के नाम जो आखिरी ख़त लिखा था वो किताबी सूरत में प्रकाशित होना था, जिसके लिए किसी चित्रकार की ज़रूरत थी। सोचती थी कि उसके कुछ हिस्से चित्रित हों। दिल्ली में उन दिनों सेठी चित्रकार का नाम सुनाई देता था। अदबी हलके में एक देवेंद्र था जो मुझे संजीदा लगा था। उसके साथ बात की। वो सेठी को जानता था, पर उसे सेठी ने कहा, बम्बई से आजकल एक चित्रकार आया हुआ है, शमा के दफ्तर में काम करता है। उसकी कला में जो बारीकी है वो मेरे दफ्तर के चित्रकारों के पास नहीं। और एक दिन देवेंद्र उस चित्रकार को ले आया आखिरी ख़त को चित्रित करने के लिए। आखिरी ख़त किताब छपी, पंजाबी में भी हिंदी में भी, लेकिन ये दोनों ज़बानें खामोश की खामोश रह गईं कि वो साहिर तक पहुंची ही नहीं सकती थी जिसके लिए वो आखिरी ख़त लिखा था। शमा उर्दू की महीनेवार पत्रिका थी और उन दिनों शमा वालों ने एक और पत्रिका शुरू की, आईना। आईना में आखिरी ख़त प्रकाशित करवाया कि शायद उसकी नज़र से गुजर जाए। इसके बाद एक खामोशी थी और कुछ नहीं। ये बात बरसों के बाद पता चली साहिर की ज़बानी। मैंने जब आईना में आखिरी ख़त पढ़ा, दिल में आया अभी अब्बास के घर जाऊं, कृष्णचंद्र के घर जाऊं और दोस्तों के घर भी, और कहूं कि ये ख़त मेरे नाम लिखा हुआ है। लेकिन मैं चुप रह गया। लगा कि ये जब कहूँगा तो वो दोस्त कहेंगे, हाँ हाँ तेरे नाम लिखा हुआ है, चलो बेटा तुम्हें पागल खाने छोड़ आते हैं। ये साहिर की एक खामोशी थी जिसे मेरी ज़िंदगी के बरसों के बरस कभी समझ नहीं पाए, और शायद वो भी अपनी खामोशी को नहीं समझ पाता था। पर यह बात उन दिनों की है जब मैं उस खामोशी में से गुज़र रही थी, और खामोशी की बर्फ़ से भी टूटती पिघलती नहीं थी। एक दिन अचानक इमरोज़, उन दिनों उसका नाम इंद्रजीत चित्रकार था, अपने दफ्तर से दोपहर के खाली समय में मेरे पास आया, बहुत खुश। उसे बम्बई के फिल्म डायरेक्टर गुरुदत्त का ख़त आया था, जिसने बुला भेजा था उसे अपनी फिल्मों में काम करने के लिए। तनख्वाह की पेशकश भी अच्छी थी, रिहाइश का बंदोबस्त भी, और आर्टिस्ट खुश था। मैं खुश थी कि उसने अपनी कला की इस कद्रदानी की बात सबसे पहले मुझे सुनानी चाहिए। खुदा जानता है मैं चेतन तौर पर कुछ भी उसके साथ जोड़कर नहीं देखती थी, पर उस समय लगा जैसे मेरे से कुछ छूट रहा हो। एक बार इसी बम्बई ने मेरे से साहिर ले लिया था, और अब वही बम्बई दूसरी बार। इस दूसरी बार लफ्ज़ का रहस्य मैं नहीं जानती थी, सिर्फ तकदीर जानती थी। आँखों का पानी संभल नहीं रहा था, इसीलिए पास की मेज़ से कोई रिसाला उठाकर मैंने आँखों के सामने रख लिया। उन दिनों जब कभी उसके साथ मुलाकात होती थी, हमेशा किसी किताब की बात होती थी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ या उसने आजकल क्या पढ़ा है। कमरे में खामोशी ठहर गई थी, शायद इसलिए उसने पूछा, आजकल कोई नई किताब पढ़ी है? उस वक्त मुझे एक किताब याद आई, अंग्रेज़ी का एक नावल। किताब का नाम याद नहीं आया, लिखने वाले का नाम भी याद नहीं आया, पर एक गहरा एहसास हुआ कि उस नावल की कहानी आज मेरे साथ गुजर रही थी, और मैंने वो कहानी उसे सुनाई। हाँ, एक नावल पढ़ा है, एक बहुत बड़े शायर की कहानी है जिसे खुदा की तरफ से दिल मिला था पर सूरत नहीं मिली थी। उसे एक बहुत हसीन लड़की से मोहब्बत हो जाती है, एक दीवानगी की हद तक, पर वो कभी अपनी मोहब्बत को ज़बान पर नहीं ला सका। उसी का एक दोस्त बहुत अमीर और बहुत खूबसूरत था जो उसी लड़की से मोहब्बत करने लगा, लेकिन उसके पास कुछ भी कह पाने के लिए अल्फाज नहीं थे।
उस वक्त वो शायर दोस्त अपने सारे एहसास को लफ्ज़ों में ढालकर वे लफ्ज़ उसे दे देता है, और वो उस सुंदरी के पास जाकर जो कुछ कहता है, आवाज़ उसकी होती है लेकिन लफ्ज़ उसके दोस्त के। वो सुंदरी फिदा हो जाती है उसके अंदाज पर। साथ ही वो इतना खूबसूरत और अमीर था कि कुछ दिनों की मुलाकात के बाद वो उससे ब्याह कर लेती है। फिर इत्तेफाक होता है कि जंग शुरू हो जाती है और दोनों दोस्तों को महाज पर जाना पड़ता है। वहाँ से उस सुंदरी का खाविंद जो ख़त लिखता है, बड़े शायराना ख़त, वो सभी उसके दोस्त के लिखवाए हुए होते हैं। उसी जंग में उस सुंदरी का खाविंद मारा जाता है और उसका दोस्त बहुत ज़ख्मी हालत में उस शहर के अस्पताल में भेज दिया जाता है। उस हसीना को जब पता चलता है तो अस्पताल में आती है उस दोस्त से अपने मर चुके खाविंद की बातें सुनने के लिए, और एक शाम वो सारे ख़त भी लाती है उसे दिखाने के लिए कि देखो वो कितना नफीस आदमी था। अस्पताल में दोस्त के बिस्तर के पास बैठी वो सारे ख़त उसे देती है, कहती है अब तुम पढ़ो ज़रा ऊंची आवाज़ में, मैं आंखें बंद करके सुनूंगी तो लगेगा जैसे उसी की आवाज़ सुन रही हूँ। ख़त पढ़ते पढ़ते गहरी शाम हो जाती है। कमरे में बत्ती जलाने का किसी को ध्यान नहीं आता, और अचानक वो चौंक जाती है कि वो दोस्त इतने अंधेरे में ये ख़त कैसे पढ़ रहा है। ख़त का अक्षर अक्षर पढ़ने वाले की छाती में लिखा हुआ था। उसे बाहर की रोशनी की भी ज़रूरत नहीं थी, और उस समय वो हसीना उस रहस्य को पा लेती है जो उसने अभी तक नहीं पाया था। वो दोस्त अच्छी हालात में नहीं था। दूसरे रोज़ जब उसकी मौत की खबर मिलती है तो वो सुंदरी भाग कर अस्पताल में आती है, उसके होंठ चूमती है और कहती है, आई लव्ड वन मैन बट लॉस्ट हिम ट्वाइस। ये कहानी थी जो उस वक्त मैंने चित्रकार को सुनाई। मन में यकीन था कि इस कहानी से वो मेरे किसी एहसास का पता नहीं पा सकेगा। वो मुंबई चला गया, मेरे ख़्याल में हमेशा के लिए, पर 3 दिन गुजरे थे। जब बम्बई से उसका फ़ोन आया, मैं कल वापस आ जाऊंगा। यह नौकरी का सारा सिलसिला ठीक है, गुरुदत्त मुझे अच्छा लगा है, पर मुझे लगता है मैं यहाँ नहीं रह सकूंगा। मैंने पूछा क्यों, तो उसने सिर्फ इतना कहा, पता नहीं। आने वाली ज़िंदगी का कुछ अनुमान सा भी न मुझे था न उसे, पर लगता है तकदीर सब कुछ जानती थी। उस वक्त तक मैंने अपने 20 साल लंबे सपने को कभी उसके साथ जोड़कर नहीं देखा था, लेकिन ये एक हकीकत है कि उससे मिलने के बाद फिर कभी मुझे वो सपना नहीं आया।